तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्राइम पे आई और एक नई वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी। आपको तो फैमिली मैन के बारे में जरूर पता होगा। फैमिली मैन के निर्माता राजन डीके इन्होंने इस एजेंट सीरीज को बनाया है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल की रीच थोड़ा डाउन हो चुका है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे कि वीडियो और भी आगे जाए और आपकी तरह और लोग भी इसके एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर पाए। मूवी की शुरुआत में हमको नैनीताल दिखाया जाता है जो कि 2000 के टाइमलाइन पे चल रहा है। लाइक अभी साल चल रहा है साल 2000। अभी हम देख पा रहे हैं कि हनी और नादिया स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। नादिया उसकी बेटी होती है। नादिया को सुबह 6 बजे उठा दिया है और स्कूल 7 बजे है। तो अपने माँ के साथ वो थोड़ा आर्ग्यू कर रही है, थोड़ा फनी वे में, कि वो बड़ी होके स्कूल की प्रिंसिपल बनेगी। पहले तो ये सारे रूल वो चेंज करेगी। फिर हनी बोलती है कुछ दिन पहले तुम एक ट्रेन ड्राइवर बनने वाले थे। वो तब बोलती है ट्रेन ड्राइव तो कोई भी कर लेगा, पर स्कूल का प्रिंसिपल बन के मैं इन बच्चों को स्कूल से मुक्ति दूंगी और पूरा नींद लेने के लिए दूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो स्कूल में उसको अंदर ले जाती है और छोड़ते टाइम 3 चीज पूछती है। हमेशा तुम अलर्ट रहोगे? उसकी बेटी बोलती है हाँ अलर्ट रहेंगे। किसी को बुली मत करने देना? हाँ किसी को बुली नहीं करने दूंगी। और सबसे पहला पंच तुम ही मारोगे। भाई कौन सी माँ ऐसे सिखाती है? ये पूरी एजेंट की ही लड़की है, ये हम तो समझ में आ चुका है अब तक। फिर हमको दिखाया जाता है हनी नैनीताल के एक छोटे से कैफे में काम कर रही होती है विवेक के साथ। विवेक उसका बिजनेस पार्टनर और एक अच्छा दोस्त भी होता है। हनी तब बोल रही होती है कि हमको इस बिजनेस को और एक्सपेंड करना पड़ेगा, बैंक से लोन को अप्रूव करना पड़ेगा। विवेक बोलता है सब कुछ हो जाएगा और तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने से मेरा बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है अच्छे से। तब हनी बोलती है मुझे थोड़ा बाजार जाना है कैफे के लिए सामान लाने के लिए, और वो बाजार चली जाती है। जब वो बाजार में सामान वगैरह खरीद रही होती है उसे लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है, और कोई कर भी रहा था जो दिखने में और एक एजेंट की तरह ही लग रहा होता है। हनी तब अलर्ट हो जाती है और पेजर के थ्रू अपने लड़की को भी एक मैसेज भेज देती है जिसका लिखा हुआ था प्ले। मतलब उसके लड़की को अभी कुछ ना कुछ तो करना था। स्कूल में तो वो बैठी नहीं रह सकती है। वो चुपके से उसकी लड़की चुपचाप उधर से निकल जाती है। एक लड़के को चॉकलेट की घूस खिला के वो बंदी पूरा ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती है। उसके माँ ने अच्छा खासा ट्रेनिंग दे के रखा था इस लड़की को। और दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं जो कि उधर से भागने लगती है। उसके साथ वो आदमी भी उसका पीछा करता है। नादिया जो उसकी बेटी होती है वो स्कूल से निकलने के बाद तुरंत उधर से सीधा चली जाती है सिनेमा हॉल। अपने माँ को पेजर के थ्रू बता देती है कि वो सिनेमा के अंदर है। पूरा ट्रेनिंग इसको पहले से मिल चुका है, कैसे कब कहाँ पर छुपना है और माँ के एक मैसेज पे कैसे उसे रिएक्ट करना है। सिनेमा में जाके बैठ के बंदी आराम से सिनेमा देख रही होती है और उसकी माँ तब उस दूसरे एजेंट से बचते बचाते भाग रही होती है। भागते भागते हनी डिसाइड करती है कि ऐसे वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगी और अपने बेटी को भी रेस्क्यू नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा उस एजेंट को ही उसे टेक डाउन करना पड़ेगा। वो एक दुकान से हथौड़ा ले लेती है उस एजेंट को मारने के लिए। वो जब भी उस एजेंट को हथौड़ा लेके मारने के लिए जाता है पीछे से और एक आदमी आता है और उसी को पंच मार के बेहोश कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि हनी को किडनैप कर लिया गया है। वो 2 आदमी गाड़ी चला रहे होते हैं और डिक्की में हनी पड़ी हुई होती है घायल हालत में और वो बेहोश थी तब। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है 1992 का बॉम्बे। फिलहाल तो ये सीरीज अभी 2 टाइमलाइन पे चल रहे हैं, एक 2000 के और एक 1992 के। तो 1992 में हम देखते हैं बनी को। बनी पेशे से एक स्टंटमैन है और बॉडी डबल भी। वो हीरो का एक्शन खुद ही कर लेता है। आपको पता भी है क्या कुछ होता है। वो बाइक लेके जाता है, भाई ढलान से उड़ा देता है और गोलियों से शूट कर देता है, फिर हारने से झूल जाता है। उसको अच्छे से सब शाबाशी भी देते हैं कि तुम अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हो। फिर हमको दिखाया जाता है स्टंट वगैरह खत्म होने के बाद बनी अपने दोस्तों से मिलता है, लूडो, चौको और उसका और एक दोस्त। वो चारों मिल रहे होते हैं जहाँ पर से लूडो बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बात करना है। बनी बोलता है ये जगह सही नहीं है, मेरा ये शॉट खत्म हो जाए, थोड़ी देर बाद आके मिलते हैं। और दूसरी जगह हम हनी को देखते हैं जो कि तब फिल्म की ऑडिशन दे रही होती है। ये बंदी घर से भाग के आई है फिल्म के लिए बॉम्बे। ऑडिशन दे के हीरोइन बनेगी। बहुत ज्यादा धक्के खाए, हीरोइन तो नहीं बन पाई, अभी साइड रोल वगैरह के लिए ऑडिशन दे रही होती है। पर आपको आइकॉनिक सीन याद होगा, अभी हंसो, अभी सीरियस हो जाओ, अभी रो, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से हनी दे रही होती है। शॉट वगैरह खत्म होने के बाद हनी के पास डायरेक्टर आता है और आने के बाद ही उसे बोलता है कि तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये रोल तो तुम्हारी एकदम पक्की मानो और आगे भी तुमको मैं बहुत अच्छे अच्छे रोल्स दूंगी। ये तो अभी भी चलता है। और हनी क्या करता है उसके साथ, उसके मेन जगह पे लात मार देती है। बाहर जाके हनी बहुत अपसेट हो चुकी थी, वो अकेली बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं बनी उससे मिलने के लिए आता है, खाना और एक जूस लेके। आते ही पहले वो फनी वे में बोलता है कि एक डायरेक्टर को लात पड़ गई, वो भी एक ऑडिशन देने वाले लड़की से। थोड़ा मजाक बनाने की कोशिश करता है पर सिचुएशन वैसे थे नहीं। हनी बहुत अपसेट थी। वो बोल रही होती है मैं घर से भाग के इधर क्या कर रही हूँ, मैं इधर आई थी एक हीरोइन बनने के लिए, अभी तो मैं कहीं का नहीं रहा। तुम खुद बताओ बनी, मेरा एक्टिंग अच्छा नहीं है क्या?
तब बनी बोलता है नहीं तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा है, किसी को तुम्हारा टैलेंट समझ में नहीं आ रहा। हनी तब ये भी बोलती है मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, 3 महीने से मैंने रूम रेंट नहीं दिया, कभी भी वो मेरे बुढ़िया बिस्तर करके बाहर फेंक सकते हैं, मैं कहाँ पर जाऊंगी क्या खाऊंगी ये भी मुझे नहीं पता। ये दोनों का रिलेशनशिप अभी भी फ्रेंड जोन में ही है, दोनों एक दूसरे को फ्रेंड ही मानते हैं। हनी की ऐसे हालत देख के बनी उसको एक ऑफर करता है, ये बोलते हुए तुम्हें क्या लगता है मैं क्या इस स्टंटबाजी से ही पैसे कमाता हूँ, मेरा दूसरा एक काम है जहाँ पर मुझे एक्टिंग ही करना पड़ता है, तुम चाहो तो कर सकते हो, तुमको बस 30 मिनट किसी के साथ बिताने होंगे। हनी तब बोलती है तुम मुझे किस लाइन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। बनी बोलता है नहीं लाइन पे नहीं है, तुमको बस एक्टिंग करना है, उसके साथ तुमको कुछ करना नहीं है, स्क्रिप्ट तुमको हम दे देंगे। हनी फिर बोलती है ठीक है मैं सोच के बताऊंगी, पर उसको सोचना ही पड़ता है क्योंकि उसका हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। घर से बाहर उसका सामान आ चुका था, बारिश में भीग के वो एक हॉस्टल में जा चुकी थी, अकेले वो रो रही होती है। तो मनी मन उसने डिसीजन बना लिया था कि बनी के साथ वो सीक्रेट वो काम करेगी। फिर हमको दिखाया जाता है हनी और उसके वही दोस्त जो कि प्लान बना रहे हैं। डेविड डिसूजा जो कि बिजनेसमैन है, वो एक हाईटेक चीज की डील आज करने वाला है और वो होटल में रहेगा, कल सुबह वो निकल जाएगा लंदन के लिए, तो आज रात का ही हमारे पास टाइम है। लूडो बोलता है बहुत हाईटेक चीजों का हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे तुम एक दूसरे के साथ बात कर पाओ वायरलेसली, क्योंकि 1992 में टेक इतना भी इवॉल्व नहीं हुआ था कि वायरलेसली किसी के साथ बात कर पाओ, डिवाइस वगैरह उतने एडवांस नहीं थे। लूडो इस पूरे टीम का टेक संभालता है और इस पूरे टीम में वो खुद को स्मार्ट समझता है, क्योंकि डिवाइस के अलावा और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और फिर से हम शिफ्ट हो जाते हैं 2000 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हनी को होश आ चुका था उस गाड़ी के अंदर। वो अपने बेटी को पेजर के थ्रू और एक मैसेज भेज देती है, जहाँ पर उसके बेटी को मैसेज मिलते ही वो सिनेमा हॉल के बाहर वाले शॉप में जाके कॉल लगाती है वही विवेक वाले अंकल को और बोलती है मैं सिनेमा में हूँ, मुझे पिक कर लो, हनी ने बोला है। अब फिर से हमको जाना पड़ेगा 1992 में और हम देखते हैं कि हनी मान गई थी। उसकी इस हालत की वजह से उसको मानना ही पड़ा। वो आके बनी को बोलती है मैं ये काम करूंगी तुम्हारे साथ। फिर हमको दिखाया जाता है डेविड डिसेना को। वो रिजॉर्ट में घुसने के साथ ही साथ उसका नजर पड़ता है हनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हो रहा है, जो कि टोटली फेक था। हनी और बनी वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। अटेंशन सीख कर रही होती है हनी और रोती रहती है, बिलखती रहती है कि बॉयफ्रेंड अच्छे से उसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अच्छे महंगे महंगे सामान नहीं दिला रहे हैं, जो भी होते हैं। और ये दिखने में भी सुंदर है तो बिजनेसमैन का मन भी उसके तरफ जाता है। बॉयफ्रेंड तो उधर से निकल जाता है, बट डेविड आ जाता है हनी की हेल्प करने के लिए। एक अबला नारी जो कि सुंदर हो, बॉयफ्रेंड के साथ अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, डेविड ऐसा मौका कैसे छोड़ दे, तो उसको एक ड्रिंक ऑफर कर देता है और हनी खुशी खुशी उसमें हामी भर देती है और दोनों चले जाते हैं ड्रिंक काउंटर पे। और तभी एक जो खाली टाइम मिलता है, वही टाइम में बनी और उसकी टीम को उसके कमरे में जाना था, वो कैसेट या ड्राइव लेना था और फिर होटल से बाहर जाना था। वो लोग फिर होटल के अंदर जाते हैं, रूम वगैरह के अंदर जाने के बाद इधर उधर वो चेक वगैरह करते हैं। एक लॉकर भी मिलता है जो कि सो कॉल्ड लूडो के हाईटेक गैजेट से ही ओपन होता है, पर उसके अंदर सिर्फ कैश थे और एक वॉच था। वो ड्राइव उनको नहीं मिलता है। वो लोग चुपचाप होटल से बाहर चले आते हैं और हनी को भी इशारा कर देते हैं कि तुम भी बाहर आ जाओ। वो लड़की इस आदमी को रूम तक ले जाने की बात भी कर रहा होता है और सडनली बोलता है ठीक है मैं भी जाता हूँ, बॉयफ्रेंड की याद आ रहा है, और उधर से वो निकल जाती है और जाते ही पूछती है काम हुआ ना। तब बनी बोलता है काम तो नहीं हुआ, शायद ड्राइव उसी के ही पास है, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम घर चली जाओ, हम लोग कैसे भी मैनेज कर लेंगे। हनी तब बोलती है कैसे मैनेज करोगे, कल सुबह तो वो लंदन के लिए निकल जाएगा, मैं वो ड्राइव लेके आ सकता हूँ। तब चाको बोलता है लड़की इतना इंसिस्ट कर रहे उसे जाने दे। बनी बोलता है तू नहीं समझ रहा, ये कोई ट्रेन एजेंट नहीं है, उसके रूम के बाहर हाई सिक्योरिटी है, अगर थोड़ी भी भनक लगी ना ये जिंदा नहीं बचेगी। फिर भी हनी बोलती है मैं लेके आऊंगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर से हम देखते हैं हनी लिफ्ट में जाके डेविड से टकराता है और ये बोलती है बॉयफ्रेंड को फिर से भूल चुका हूँ मैं। डेविड भी उसका सिग्नल समझ चुका था। हनी फिर रूम में जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ तो मिला के उसको पहले बेहोश कर लेती है, पर वो बनी के साथ वायरलेस में था। बनी बोलता है 2 घंटे तक वैसे सोया रहेगा। हनी कैसे भी करके वो ड्राइव उसी के जैकेट से निकाल लेती है और जब वो बाहर जाने वाली होती है तभी मनो उसे होश आ जाता है और वो पूछ लेता है तुम ड्राइव लेके कहाँ जा रहे हो। और ये बात वायरलेस पे सुन लेता है बनी, और बनी को पता चल चुका था कि हनी पकड़ी जा चुकी है। वो उसे छुड़ाने जाने वाला था, पर लूडो और चौको समझाते हैं कि तुम मत जा, तू अगर जाता है तो पूरा मिशन एक्सपोज हो जाएगा, हमारे असली आइडेंटिटीज भी। बनी बोलता है कि मैं पूरे सबूत मिटा दूंगा, पर उसको मैंने ही इस मिशन में डाला था, वो एक सिविलियन है चौको। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि बनी को ये लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसके फेस में जब थप्पड़ मार रहे होते हैं वो बोलती है कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे फेस पे थप्पड़
मत मारो। इस बंदी की सेंस ऑफ ह्यूमर इस मार खाते टाइम भी बहुत अच्छा चलता है। हनी फिर बोलती है, मुझे किसी ने बोला था कि रूम पे जाना है और आपसे ये लेना है, सिर्फ 2000 के बदले। इसके बदले मुझे कोई भी नहीं पता और किसी के साथ बात जो कर रहा था उसको मैं मिला भी नहीं। वो पूरा छुपाने की कोशिश कर रही है बनी और उसके गैंग को। तब डेविड पूछ लेता है, तुम क्या बिश्वा के लिए काम करते हो? तब हनी बोलता है, मैं किसी बिश्वा को नहीं जानता। फिर इतने टाइम में हम देखते हैं कि पीछे के डोर से एंट्री लेता है बनी। डेविड के सारे लोगों को वो बहुत पीटता है, मानो किसी एक्शन एजेंट की तरह। और ये देख रही होती है हनी, जो कि शॉक थी कि उसका दोस्त ऐसा भी कर सकता है। वो तो एक स्टंटमैन था। बनी सबको मारने के बाद हार्ड ड्राइव ले लेता है और डेविड को भी एक मुक्का मार के हनी को लेके निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब डेविड को होश आता है, वो शान को इन्फॉर्म कर देता है कि हार्ड ड्राइव चोरी हो चुका है, होटल के बाहर जाओ। दूसरी जगह हम देखते हैं बनी और हनी एक बाइक में बैठ चुके होते हैं, उसके साथ उनके बाकी दोस्त भी। हनी कंटिन्यूअसली पीछे से पूछ रही होती है कि ये लोग कौन है, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इस हार्ड ड्राइव में क्या है? बनी तब बोलता है कि अभी सिर्फ भागने में कंसंट्रेट करो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि इनके पीछे शान के लोग भी पड़ चुके होते हैं। वो भी बाइक लेके होते हैं और इन चारों को चेस कर रहे होते हैं। कैसे भी बचते बचाते ये लोग भाग रहे होते हैं। पर बनी जब गन निकालता है, हनी तब पीछे से शॉक हो जाती है कि वो किस जगह से निकल के किस जगह पहुंच चुकी है। रोड रेज के साथ ही साथ गोलियां भी चल रहे होते हैं। बनी का एक दोस्त उस फाइट में घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है और वो तीनों सक्सेसफुली भाग जाते हैं। पर आखिर में हम देखते हैं शान एक गोली चला देता है, जो गोली सीधा जाके हनी को लगती है। बनी कैसे भी उधर से हनी को रेस्क्यू करता है और उधर से निकलता है। ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं अगले दिन शान जूनी से मिलने के लिए जाते हैं। जूनी बोलता है, ये सब कुछ किसने किया? बिश्वा के लोगों ने। शान तब बोलता है, प्रीटी श्योर, क्योंकि जितने भी एजेंट्स थे उन्होंने अपना फेस वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया। बहुत आसानी से खुद को उन्होंने कवर किया। सिर्फ एक बंदा उनका टेक डाउन हुआ है और उनके बीच एक लड़की भी होती है। फिर हमको बनी को दिखाया जाता है, जो कि अपने बाबा से मिलने के लिए गया था। गुरु ही इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है और बनी उसको बाबा करके बुलाता है। बाबा को जाके वो सब कुछ बताता है। बाबा बोलते हैं, मुझे पूरी बात की खबर है, तुमने एक सिविलियन को क्यों इस चीज में इन्वॉल्व किया? बनी बोलता है, उसे गोली लगाए बाबा, बट अब वो ठीक है, उसने अपना काम अच्छे से किया है, मुझे उस पर भरोसा है। बाबा फिर उसे समझाता है, भरोसा बेटा सिर्फ फैमिली पे करा जाता है, वो अभी भी हमारी फैमिली नहीं है। फिर हमको साउथर्न रोमानिया के बुकारेस्ट को दिखाया जाता है 2000 के टाइमलाइन पे, जहाँ पर हम बनी को देखते हैं जो कि एक नाइट क्लब में गिटार बजा रहा होता है, जहाँ पर वो फिर से अपना कोई टारगेट ढूंढ रहा होता है, जिसके साथ वो थोड़ा समय बिताने के बाद उसको फोन में एक मैसेज आता है। दूसरी जगह हम विवेक के घर में देखते हैं, जहाँ पर हम नादिया को भी देख पाते हैं। मतलब विवेक ने नादिया को पिक कर लिया था सिनेमा हॉल से। और दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं, जिसको होश आ चुकी थी। वो गाड़ी के डिक्की से पहले सीट कवर के सीट को काटती है और उसके अंदर आ जाती है। फिर इन दोनों के साथ हाथापाई करती है और दोनों को ही टेक डाउन करती है। और अब एक्शन वगैरह सीन देखोगे आपको रियली लगेगा जेम्स बॉन्ड का मूवी चल रहा है। और दूसरी जगह हम विवेक के घर को देखते हैं, जहाँ पर केडी उसके कुछ लोगों के साथ आए थे। केडी दरवाजा ठकठकाता है और विवेक निकलता है। विवेक से वो बोलता है कि हनी ने मुझे भेजा है उनकी बेटी को लेने के लिए। विवेक को थोड़ा शक होता है। वो बोलता है, हनी ने तुमको भेजा है उसकी बेटी माया को लेने के लिए? और केडी बोलता है, हाँ, माया को लेने के लिए हनी ने भेजा है। तो विवेक बोलता है, आप लोग कौन हो? उसका नाम तो माया नहीं है। केडी फिर पॉकेट से गन निकालता है और पॉइंट ब्लैंक पे उसे शूट कर देता है। फिर वो लोग घर में घुसते हैं और नाडिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जगह हम बनी को देखते हैं, जो कि रोमानिया में होता है। उसको एक मैसेज मिला था, तो एक साइबर कैफे में जाके जब वो डेटा वगैरह चेक करता है, उसको पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है और हनी अब तक जिंदा है। वो लोग प्रॉब्लम में है और नैनीताल के किसी भी जगह पे वो हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बनी जल्द से जल्द नैनीताल पहुंचता है और वो एक ऑर्फनेज के बाहर जाता है और दरवाजा तोड़ता है। इसी ऑर्फनेज में बनी पला बड़ा है। उसके बचपन के कुछ सीन हम देख पाते हैं। फिर से वो प्रेजेंट टाइम में आता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगता है इधर से कुछ न कुछ सुराग उसे मिलेगा। फिर ढूंढते ढूंढते वो देखता है कि इधर और एक आदमी तलाशी ले रहा है, जो कि और कोई नहीं उसी का ही दोस्त चाको होता है। फिर वो दोनों अच्छे से मिलते हैं। इतना टाइम बाद एक दूसरे से वो लोग मिले हैं। चाको बोलता है, मुझे भी वो डेटा दिखा था, हनी जिंदा है और तुम लोगों का एक बच्चा भी है। अभी तो यार मैंने भी शादी कर लिया है, लाइफ में मुझे एक फैमिली ही चाहिए था। आज मेरा एक लड़का भी है और देख थोड़ा पेट भी निकल चुका है। फिर ये लोग ऑर्फनेज के नीचे जाते हैं। उनका एक लोकेशन होता है जहाँ पर से वो पुराने गन्स वगैरह सब कुछ निकालते हैं। चौको को बनी ने बहुत बार मना किया है कि तेरी आज एक फैमिली है, तू फिर से इस दलदल में मत घुस, पर चौको उसका एक नहीं सुनता। और दूसरी जगह हम फिर से उसी टाइम में चले जाते हैं जहाँ पर केडी नादिया को ढूंढ रहा होता है। नादिया है तो एक एजेंट की बेटी ना, वो चुपचाप सबको देख लेता है और कितने आदमी बाहर है सब कुछ काउंट कर लेके अपने मम्मी को पेजर से मैसेज कर देती है और खुद घर के बाहर चली जाती है चिमनी के बाहर छुपने के लिए। किसी को वो नहीं मिलता। चिमनी से होते हुए वो घर के बाहर आती है
और सीधा मार्केट की तरफ भागने लगती है। उस जगह केडी अपने लोगों को बोलता है मैं बेस पे जा रहा हूँ, तुम लोग इधर से उसको ढूंढ के लेके आओ। तब ऊपर से एक आदमी उतरता है और बोलता है लड़की तो कमरे में नहीं है, पर कुछ न कुछ जरूर सबूत हमको मिल सकता है। केडी फिर उधर से निकल जाता है बेस के लिए और दूसरी जगह बनी को वो पेजर का मैसेज मिलते ही वो पागल हो जाती है, वो भागने लगती है, फिर गन पॉइंट में गाड़ी को रुकवाती है और वो मार्केट की तरफ जाने लगती है। फिर से ये लोग पेजर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। हनी के सांस में सांस आई अपने बेटी को देख के। हमको 1992 में दिखाया जाता है जहाँ पर बनी उसके बाबा से मिल रहे होते हैं। उसके साथ वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की पे कैसे भरोसा किया जाए। बनी बोलता है मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, ये कभी हमारे लिए थ्रेट नहीं बनेगी। बाबा बोलता है हमारे टीम में कोई लड़की क्यों नहीं है तुमको पता है, क्योंकि लड़की पे मैं भरोसा नहीं करता और तुमने एक सिविलियन को अपने ग्रुप में ऐड करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं। बनी तब बोलता है बाबा आप उस पर भरोसा कर सकते हो। तब गुरु कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खाता रहता है। बनी बोलता है आज माजी से मिलके जाएंगे। तभी हम देखते हैं माजी आता है और बनी उनसे अच्छे से मिलता है। बनी ऑर्फनेज में पला बड़ा है, उस ऑर्फनेज में ही गुरु काम करता था, तो गुरु को यो बाबा मानता है। इस सब के बीच में बनी बोलता है कि प्रोजेक्ट तलवार क्या है बाबा। प्रोजेक्ट तलवार के बारे में भी बात चल रहा था जो हार्ड ड्राइव हमने रिट्रीव किया है। तुमको बस इतना ही जानना है कि एक ट्रैकिंग डिवाइस है, मान के चलो वो दुनिया में किसी को भी ट्रैक कर सकता है, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, और वो भी जिससे मिलेंगे उसी भी ट्रैक करा जा सकता है। तो किसी भी देश का सरकार हम गिरा सकते हैं और उठा भी सकते हैं। अगर ये गलत हाथों में लग गया वो पूरे इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेंगे और पूरे दुनिया को भी। दूसरी जगह हम जूनी और शान को देखते हैं जो कि ऑलरेडी पता लगा चुके थे कि हनी कौन है, क्योंकि बार वाले फुटेज में उसका फोटो आया था, पर ये जो 4 एजेंट्स थे उनकी फोटो तस्वीर कहीं भी नहीं आया था। शान बोलता है ये एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन वगैरह दिया करता है, जल्दी से जल्द हम इसके पता लगा लेंगे। फिर हमको हनी को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हुई पड़ी है, जिसको गोली लगी थी। अपने फ्लैशबैक्स को याद कर रही होती है, कैसे वो एक महल से छोड़ के आई है और उसकी शादी भी पहले हो चुकी है, उसके पति भी मर चुके हैं। वो जब छोटी थी महल में उसके पापा नौकर का काम किया करते थे, उधर ही उसने गन वगैरह चलाना छुपते छुपाते सीखा था। फिर हम देखते हैं कि हनी को होश आता है और बनी उससे मिलकर उसको सब कुछ बताता है कि तुम्हारे पुराने आइडेंटिटीज हमको मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि तुम कौन हो और तुम्हारे जान को खतरा है। तुम कहीं भी जाना चाहते हो जा सकते हो, तुमको नई आइडेंटिटीज मिलेगी, अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकते हो। फिर हनी बनी के बारे में पूछती है तुमने अपने बारे में कभी भी नहीं बताया, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। बनी फिर बोलता है मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, मैं और मेरे मम्मी पापा एक शादी में गए थे, अचानक उधर से डकात आ गए और गोलियां चलाने लगे। मेरे पापा ने मुझे छुपा दिया और वो गन निकाल के उनके साथ लड़ने लगे थे। शादी में कोई जिंदा नहीं बचा था, वो लोग लूटपाट करके सब कुछ लेके गए थे और मेरे पापा मम्मी उधर ही मरे पड़े थे। यही मेरी हिस्ट्री है। फिर मैं ऑर्फनेज चला गया और ऑर्फनेज में मुझे मेरे एक नए पापा मिले जो कि बच्चों की तरह मुझे आज भी संभालता है और आज हम उनके लिए ही काम करते हैं। उन्होंने मुझे लाइफ में बड़ा मकसद दिया कि मेरे से बड़ा कुछ होगा, देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, आज लाइफ में मेरा एक पर्पस है। उस जगह हम देखते हैं बनी और चौको कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पता लगा ले कि हनी के कोऑर्डिनेट्स, ये जो सारा डेटा बनी को मिला था रोमानिया में भी कि उसके बेटी है, हनी अभी जिंदा है, वो कोई तो उसे भेज रहा होता है। उससे जब हनी का कोऑर्डिनेट्स फिर से बनी पूछता है, वो बोलता है अभी लोकेशन नॉट फाउंड है, घर में अभी सेफ्टी नहीं है। हनी फिर पूछता है कि सेफ हाउस किधर है नैनीताल में, तब वो नैनीताल के सेफ हाउस का पता बता देते हैं। बनी फिर वो सेफ हाउस चेक करने के लिए निकल जाता है और दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेके वही सेफ हाउस में जा रही होती है। और फिर से हमको 1992 दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हनी का आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक घर में उसे रखा गया होता है और बनी उसका ख्याल रख रहा होता है। उसको सिनेमास पसंद थे, इसलिए सिनेमास के कैसेट वगैरह भी बनी टाइम टू टाइम लाया करता था। इन दोनों में भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगे थे और दोस्ती से वो लोग एक हद ऊपर चले गए थे। फिर अगले दिन सुबह हम हनी को देखते हैं जो कि बनी को बोल रही होती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह एजेंट बनना है, मैं अभी मेरी पुराने वाली जिंदगी में वापस नहीं जा सकती, मेरी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो चुकी है, मैं मौत के मुंह से एक बार वापस भी आ गई, मुझे तुम्हारी तरह एजेंट बनना है। हनी पहले बहुत मना करता है पर हनी के सामने वो बात मान लेता है और बोलता है मैं मेरे पापा से बात करके देखूंगा। फिर हम देखते हैं बनी जाता है पापा से बात करने के लिए और सारा पॉइंट रखता है कि कैसे पहली टाइम हमको हार्ड ड्राइव नहीं मिला था, दूसरे टाइम फिर से बनी रूम में गई, उसके जान को खतरा ये जानते हुए भी, और हार्ड ड्राइव वो सही सलामत लेके आई, उसको गन शॉट लगा फिर भी वो एजेंट बनना चाहती है। बाबा उसे ट्रेनिंग मैं दूंगा, पूरे हैंड कॉम्बैट पूरे मिशन के बारे में मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाबा तब मान जाते हैं। तब हम देखते हैं कि हनी को ट्रेनिंग दिया जाता है जो कि बनी दे रहा होता है। उसको हैंड कॉम्बैट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाया
जाता है और एजेंट क्या कुछ करता है। 1992 में जितने भी डिवाइसेस थे, कैसे कुछ ऑपरेट होता है, कैसे वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह लगाया जाता है, कैसे माइक से सुना जाता है, कैसे नजर वगैरह रखा जाता है, सब कुछ लूडो भी उसे सिखाने लगता है। दूसरी जगह हम देखते हैं जो हार्ड ड्राइव उस बिजनेसमैन से इन लोगों ने लिया था, उसको बहुत बार प्रोसेस वगैरह करने के बाद बड़े पर्दे में लूडो चलाता है और उनके सामने बाबा और बाकी लोग भी खड़े हुए होते हैं। तब एक फोटो सामने आता है जो कि डॉक्टर रघु का होता है। बाबा देख के चौंक जाते हैं। तब लूडो बोलता है ये अमेरिका में रहते हैं और इनको लाने की इंडिया में बहुत लोगों ने कोशिश की, बाबा ने भी, पर जूनी शायद ये करके दिखाएगी। लूडो ये भी बोलता है यूएटिक करके बेंगलोर में इन्होंने एक कंपनी भी शुरू किया है जो कि दिखने में तो एक आईटी कंपनी लगता है पर पूरे सिक्योरिटी तैनात है इधर, और उस आईटी फर्म के अंदर एक सीक्रेट वर्क चल रहा है जो कि प्रोजेक्ट तलवार के ऊपर है। बाबा फिर बोलते हैं कि प्रोजेक्ट तलवार को हम सक्सेस नहीं होने दे सकते, किस स्टेज में है ये पता करो और उनके मूवमेंट्स को भी पता करो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हनी को भी ट्रेनिंग मिल रहा होता है और धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग में वो शार्प होने लगती है। गन शॉट बोल लो, हैंड कॉम्बैट बोल लो, इसी के साथ कम्युनिकेशन में भी एजेंट पूरी तरीके से धीरे धीरे वो बनने लगी थी। हनी जब तैयार हो जाती है, बनी उसको लेके जाते बाबा के सामने। बाबा फिर उसको अप्रूवल देते और बोलते हैं तुम भी आज से फैमिली के हिस्सा हो। लड़कियों पे मैं भरोसा नहीं करता, इसलिए अब तक हमारे टीम में कोई लड़कियां नहीं थे। और बनी को भी तो वो बोल देते हैं अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है ना तुम कहाँ से आए हो, उधर ही तुमको मैं रख के आऊंगा। तुमको प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है उस सेफ हाउस के कोऑर्डिनेट्स मिलते ही बनी और चाको उस जगह जाते हैं, पर उस जगह पहले से ही केडी की टीम मौजूद थे। उधर वो लोग चुपके से घुसते हैं और एक एक करके एनिमीज को डाउन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हनी के लेटेस्ट लोकेशन पता करने के लिए। दूसरी जगह हनी के घर से उस एनिमीज को पता चल चुका था कि हनी अपना ही एक सेफ हाउस बना के रखी थी, अभी वो उस जगह ही है। तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स अपने लोगों को भेज देता है हनी के करंट लोकेशन का। वो लोकेशन बनी और चाको को भी मिल जाता है दुश्मन के पेजर से। बनी तब बोलता है सबको ये लोकेशन भेजा गया, जरूर हनी उधर ही होगी। जब बनी और चाको उधर से निकलने ही वाले थे, उधर केडी आ जाता है और केडी के साथ इन दोनों का घमासान फाइट होता है। केडी इन लोगों को पहले से ही जानता है। वो बोलने लगता है कि नाडिया और हनी को मैं जान से खत्म कर दूंगा। चाको तब बाहर और भी दुश्मनों से लड़ने लगता है और बनी और केडी में हैंड कॉम्बैट होता है। इन दोनों में घमासान लड़ाई होता है और बनी के ऊपर केडी भारी पड़ता है। बनी तब एक ग्रेनेड छोड़ के उधर से भाग जाता है। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी और हनी के पास पहुंचना चाहता है। दूसरी जगह हम देखते हैं हनी अपनी बेटी के साथ सोई हुई होती है जिसके तरफ केडी के दुश्मन बढ़ रहे होते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है अगले दिन सुबह, जहाँ पर हम नादिया को देखते हैं जो कि अभी नींद से उठी हुई है। उसको विजन आ रहा है कैसे विवेक को उन लोगों ने मार दिया है और बाहर हम हनी को देख रहे होते हैं जो कि खुद को तैयार कर रही होती है आने वाले खतरे के लिए। वो अपने बेटी को बोलती है बी स्ट्रॉन्ग और रोना तुमको मना है, तुमको पता है, फिर भी तुम 2 मिनट रो सकते हो और विवेक अंकल के लिए प्रे कर सकते हो, पर हम अभी भी प्ले मोड में हैं, दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं, हमको सरवाइव करना है। केडी के आदमी घर के रेडियस के अंदर आते ही हनी को पता चल जाता है। वो अपने बेटी को बोलती है सेफ जगह छुप जाओ और एक गाना सुनती रहो, हमेशा याद रखना तुम्हारी मदर तुमको कुछ भी नहीं होने देगी। फिर हम हनी को देखते हैं जो कि अपने वेपन्स वगैरह को रेडी कर रही होती है और स्नाइपर से वो पहले टेक डाउन करती है। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक एनिमी घर के अंदर घुसने लगती है और हनी उसके साथ लड़ाई करने लगती है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होता है और गोलियां भी चलते हैं। इस लड़ाई की वजह से हनी बहुत इंजर्ड हो जाती है, मरते मरते बची थी वो मौत से सिर्फ एक कदम ही दूर थी। उसके पेट से खून निकल रहा होता है, फिर भी वो अपनी लड़की को लेके गाड़ी से निकल जाती है एनिमीज के गाड़ी के टायर को ब्लास्ट करते हुए। दूसरी जगह हम केडी को देखते हैं जिसको फोन आता है कि हनी इधर से भाग चुकी है। केडी भी जिंदा था, ग्रेनेड से भी वो नहीं मरा। और दूसरी जगह हम रूही मतलब बनी को देखते हैं जो कि उधर चौको को लेके पहुंच चुका था। चौको तब बोलता है कि हनी ने ये उत्पात मचाया है, तुम देख सकते हो कितना खून है, और हो भी क्यों ना, उसको किसने ट्रेन किया है। तब बनी बोलता है मैंने जिस हनी को ट्रेन किया था वो इतना ब्रूटल नहीं थी, अब वो कोई और बन चुकी है। दूसरी जगह हम बेलग्रेड में 1992 में देखते हैं जहाँ पर हम डॉक्टर राव को देख पाते हैं। इनको ही ट्रेस करने के लिए पूरा टीम बेलग्रेड गए होते हैं। डॉक्टर राव इतने सालों बाद एक कॉन्फ्रेंस में आए हैं और उनके पास प्रोजेक्ट तलवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। और फिर से हम देखते हैं हनी को यूज किया जाता है एज ए ट्रैप। उसका लुक पूरा चेंज कर दिया गया है, हूबहू मानो डॉक्टर राव की पत्नी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। हनी के नए आइडेंटिटी के साथ वो अब एक रिसर्च फेलो है जो कि अटेंड करने गई है एक इंटरव्यू जो कि डॉक्टर राव इतने साल बाद दे रहे हैं। वैसे ही वो प्रिटेंड कर रही होती है, पर डॉक्टर राव का नजर हनी को देख के अटक जाता है क्योंकि हनी के लुक्स मानो उसके पत्नी की तरह थी। हनी उनसे फर्स्ट मिलने के लिए जाती है और बोलती है आई एम ग्लैड कि आपका इंटरव्यू मैं अटेंड कर पाई, और छोटे मोटे तारीफ वगैरह करके एक चम्मच गिराने के बहाने से उनके कोट पे एक बग लगा देती है। से डॉक्टर राव जो भी बात करेंगे लूडो और पूरी टीम वैन से सब कुछ सुन पाएंगे।
फिर प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं अपने बेटी को लेके हनी निकल चुकी थी, जो कि सीरियस इंजर्ड थी। वो गाड़ी भी ढंग से चला नहीं पा रही थी, खून निकल रहा था, पर हॉस्पिटल वो जा नहीं सकती। वो अपने बेटी को बोलती है किसी भी हालत में कार से बाहर नहीं निकलना, मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर से गाड़ी चलाऊंगी। पर बेटी कहाँ सुनने वाली थी। वो गाड़ी से निकलती है, अपनी माँ के लिए वो मेडिसिन वगैरह लेने के लिए शॉप में चली जाती है। दूसरी जगह हनी के सेफ हाउस से जो बैग वगैरह मिला था उसमें से राही को उसके बेटी का फोटो भी मिलता है। वो अपने बेटी की फोटो को देख के भावुक हो पड़ता है कि इतने सालों से पता ही नहीं कि हनी और उसकी बेटी भी जिंदा है। फिर से हमको 1992 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बिल गेट्स में देखते हैं कि डॉक्टर राव मिलते हैं जूनी और शान से, और मिलने के बाद बोलते हैं कि अपने स्पाई मेरे इर्द गिर्द से हटा लो, मुझे नजर आ रहा है साफ साफ, और मैं जिनसे मिलने वाला हूँ वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसे अगर थोड़ा सा भी भनक लगा कोई स्पाई हमारा पीछा कर रहा है तो पूरा सब कुछ कैंसिल कर देगा, वो वापस चला जाएगा, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर राव की बात जूनी और शान को तब मानना पड़ता है। वो सारे एजेंट्स हटा लेते हैं बट थोड़े दूर वाले रेडियस में। फिर से हम देखते हैं कि डॉक्टर रघु अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और जहां पर हम देख पाते हैं कि वो इंटरव्यू ऑलरेडी अटेंड कर रही होती है हनी। डॉक्टर रघु उस इंटरव्यू में प्रोजेक्ट तलवार के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं सैटेलाइट के थ्रू हम किसी को भी मॉनिटर कर सकते हैं, किसी को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का डेटा अगर गलत हाथों में पड़ गया, ये प्रोजेक्ट पूरे दुनिया को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, पर सही हाथ कौन सा है ये चुनना जरूरी है। और ये सब कुछ बहुत ध्यान से हनी सुन रही होती है। हनी फिर से इंटरव्यू खत्म होने के बाद उनसे मिलती है, और मिलने के बाद उनसे फिर से अच्छे अच्छे बातें करने लगती है, और बोलती है मैं आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश खिलाऊंगी, वो भी बिल गेट्स में। पहले तो वो विश्वास नहीं करते, पर हनी के ईयर में एक वायरलेस था जिसके साथ वो बात कर रही होती है लूडो के साथ। लूडो फिर अरेंजमेंट कराता है। डॉक्टर राव जब उधर से निकल जाते हैं उससे पहले उस लोकेशन पे पहुंच चुकी थी हनी। डॉक्टर राव को जूनी के लोग फॉलो कर रहे होते हैं, पर बीच रास्ते ही बवाल कर देते हैं हनी के दो लोग, लूडो और चौको। वो ऐसे ही झगड़ने लगते हैं और पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो जो लोग डॉक्टर राव को फॉलो कर रहे होते हैं वो पीछे ही रुक जाते हैं, और डॉक्टर राव एकदम नॉर्मली पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे हनी बुलाए थे उनको ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिश खिलाने के लिए। खाना आता है, वो दोनों खाना खाते हैं। हनी तब पूछती है अब कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरव्यू में बात कर रहे थे। प्रोफेसर बोलते हैं मैं और मेरी पत्नी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हम दोनों का बिलीव था कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी से हम दुनिया बदल सकते हैं, हम ऐसा एक दुनिया बना सकते हैं जहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर हो, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया भर के एजेंसीज का नजर है, तो उस प्रोजेक्ट को बचाना पड़ेगा। जब ये सब कुछ बात कर रहे होते हैं हनी का मानो सर चकरा रहा था, उसको सब कुछ धुंधले दिखने लगे थे। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तब दूसरी जगह प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हनी को जब कट लगा होता है, उसकी बेटी उसके लिए दवाई लेने के लिए गई थी। जब वो वापस आती है उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। डांटने के बाद गाड़ी लेके वो दूसरी जगह जाते हैं थोड़ी देर रुकने के लिए। फिर से हम 1992 में चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बाबा मतलब गुरु, उनके साथ तब केडीबी होता है। केडीबी मतलब पहले बाबा के लिए ही काम किया करता था। केडी को बाबा सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और बोलते हैं तुम भी इस टीम में काम करोगे, बनी इस टीम का लीडर है, वो सब कुछ लीड करेगा, तुम बानी को बस फॉलो करेंगे। राही को भी वो बोलता है कि बेटा ये तुम्हारे तरह ही है, बहुत शार्प। केडी तब बोलता है कि शार्प बोलने से मुझे ये याद आया तुम्हारी टीम में और एक लड़की भी थी ना, अब तक तो आ जाना चाहिए था, अभी 3:30 बजने वाले हैं, 12 बजे वो गई थी, 2 बजे तक आ जाना चाहिए। बनी तब बोलता है मेरे एजेंट पे मुझे पूरा भरोसा है, वो अपना काम ही कर रही होगी, और तुमको बोला है ना कि मेरे नीचे काम करोगे, मतलब तुम मुझे फॉलो करोगे, तो मैं जितना बोलूं उतना ही तुम करो, कुछ ना ज्यादा कुछ ना कम। फिर से हमको प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चौको और बनी को देखते हैं जो कि सीधा लूडो को कॉल करते हैं, बट वे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बट ये अब इमरजेंसी है। लूडो को फोन करते हुए बताते हैं कि भाई सीरियस इमरजेंसी आ पड़ी है, तुझको बाबा के सारे फाइल्स हमको शेयर करने पड़ेंगे, ये रिस्क है, तू चाहे तो मेरे लिए कर सकता है, नहीं तो मना कर सकता है। और लूडो बोलता है तुझे मैं मेरे फैमिली मानता हूँ, मैं जरूर करूंगा, पर मुझको गायब होना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। लूडो बाबा के साथ अभी तक काम करता है, पर वो अपने दोस्तों के लिए लॉयल है, तो उसके लिए इजी था फाइल को डायरेक्टली कंप्यूटर से ट्रांसफर करना। दूसरी जगह हम हनी के पास एक कॉल देखते जो कि सैटेलाइट कॉल होता है। ये कॉल आया होता है बाबा ने जिस लोगों को भेजा था हनी को मारने के लिए, पर वो फोन हनी ने चुरा लिया था। जब वो कुछ नहीं बोलती बाबा समझ जाते हैं ये हनी है, और वो बोलने लगते हैं तुम्हारे पास मेरा एक कीमती चीज है हनी, मुझे पता था कि तुम नहीं मरे हो, क्योंकि मैं जो आंखों से देखता हूँ वही मानता हूँ, और मेरा दिल कभी नहीं टूटा क्योंकि तुम्हारे ऊपर कभी मेरा भरोसा था ही नहीं। भाई तुम्हारे पास जो मेरा चीज है वो मुझे वापस चाहिए हनी, नहीं तो तुमको और तुम्हारे बेटी को मारने के लिए मैं किसी ऐसे को भेजूंगा जो कि तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। फिर हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद हनी फोन रख देती है और अपने बेटी को लेकर निकल जाती है। रास्ते में वो एक ढाबे में रुकती है खाना खाने के लिए। उसकी बेटी जब उससे पूछती है मम्मा आप तो एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी, फिर आपने मुझे बोला एक्टिंग छोड़ के आप पुलिस जैसे काम करने लगे, पर आज आपने जैसे रिशम किया ये तो पुलिस नहीं कर सकते। तब वो बोलती है
पुलिस से थोड़ा एडवांस लेवल का ट्रेनिंग मुझे मिला है। तब वो बोलते हैं कि आपको ट्रेनिंग किसने दिया? तब वो बोलती है कि तुम्हारे पापा ने। तब नादिया बोलती है कि आपने पापा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया, आज सडनली पापा के बात अब क्यों कर रहे हो? तब वो बताती है कि पापा के बारे में बताने का सही टाइम आ चुका है। फिर हमको केडी को दिखाया जाता है जो कि अपना मरण पट्टी करने के बाद बाबा से मिलने के लिए जाता है। बाबा पहले उसे बोलते हैं जो कुछ भी हुआ मैं समझ सकता हूँ, तुम नेक्स्ट टाइम इसे पकड़ लोगे, आओ खाना खाओ। अरे बेटा मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझे यही बोलने वाले हो कि बाबा मुझे दूसरा मौका दो, इससे अच्छा तुम खाना खाओ। जिंदगी जितनी बार मुझे नीचे गिराती है मैं उठ जाता हूँ, पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा। और ये बोलते ये लो चिकन खाओ। और जब वो चिकन मुंह में उठाता है और तभी बाबा बोलते हैं मुझे अगर तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है तो तुम मेरी बीप क्यों मार रहे हो? उस बीप की जगह आप कोई भी सेंटेंस बिठा सकते हो। ये सीन मुझे बहुत पसंद आया। इस जगह से बाबा का एक ग्रे शेड बाहर आने लगा था। वो माफी मांगता है और ये बोलता है मैं बनी को इस बार जरूर पकड़ के लाऊंगा। और फिर से हम देखते हैं माजी को जो कि आते हैं, पर इस टाइम तो माजी कोई अलग था। फिर माजी को वो नमस्ते करता है और फिर से माजी चले जाते हैं किसी काम के लिए। और फिर से हमको पास्ट में 1992 में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हनी बेहोश हो चुकी थी और डॉक्टर राव ने उनको हॉस्पिटलाइज किया था। नर्स हनी को बताते हैं कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो और ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है क्योंकि इस चीज के लिए वो तैयार नहीं थी। डॉक्टर राव उसके बहुत ख्याल रखते हैं और ये बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए दवाई वगैरह सब कुछ लेके आया हूँ, यू लाइक माई डॉटर। हनी को फील नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव कुछ गलत काम कर रहे हैं या गलत लोगों के साथ काम कर रहा है। उसको तो सेकंड थॉट ये आ रहा था कि वो क्या ठीक लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सेकंड थॉट्स मीन जिस लोगों के साथ वो काम कर रही है वो सही है असलियत में या वही गलत लोग है। डॉक्टर राव के उधर से निकलने के बाद वो सीधा पहुंचती है बेस में जहाँ पर बनी उसका हालचाल पूछती है। वो बोलती है मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो चुका था इसलिए मेडिसिन लेके मैं आया हूँ, पर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह कि डॉक्टर राव किससे मिलने के लिए जाने वाले हैं। बाबा हनी को मना कर देता है कि नेक्स्ट टाइम तुम नहीं जाओगे ऑप्स में क्योंकि तुम्हारे शक्ल देख चुके हैं डॉक्टर राव, तुम लूडो के साथ गाड़ी में ही रहोगे। फिर हनी सब कुछ जाके बनी को बताता है कि उसे सेकंड थॉट आ रहा है। ये भी बता रहा है कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर राव कोई गलत आदमी है क्योंकि उनका स्पीच मैंने सुना है और उनसे पर्सनली मैंने बात भी किया है। राई तब बोलता है ऐसा होता है, तुम इतने टाइम से उनके साथ थे तो उनका असर तुम्हारे दिमाग में जरूर हुआ है। वो दुश्मन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तुमको पता है ना, जूनी और शान के लिए। तब हनी बोलती है हम किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं? तब बनी मुस्कुराता है और ये बोलता है जब तुम्हारे पास काम नहीं था मकान मालिक ने तुम्हारा सामान घर के बाहर फेंक दिया था, तुमने मुझसे काम मांगा था, मैंने तुमको काम दिया, मेरे फैमिली में शामिल किया, अब तुम ये बोल रहे हो। वो भी मिशन के बीचों बीच। इस बारे में हम कोई भी बात अभी नहीं करेंगे, मिशन खत्म होगा फिर हम बात करेंगे। पर हनी को मौका ही नहीं मिला कि उसके प्रेगनेंसी के बारे में वो कुछ बनी को बताए। हनी आखिर में पूछती है कि हमको बस वो डेटा लेना है, डॉक्टर राव को कोई खतरा नहीं है ना, तुम लोग उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचाओगे ना? बनी बोलता है हमको सिर्फ डेटा से मतलब है, डॉक्टर राव से हमको कोई भी मतलब नहीं है। फिर से हमको प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर हम लूडो को देखते हैं जो कि बाबा के अड्डे में गए थे क्योंकि अभी तक वो बाबा के लिए ही काम कर रहा था और बाबा के फाइल्स ही कॉपी कर रहा था, पर कोई ट्रैक नहीं कर पाता क्योंकि वो आईपी बाउंस कर रहा होता है। टेकी जीनियस है लूडो। दूसरी जगह हम हनी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेके अपने घर में गई थी जहाँ से वो भागी थी। उस घर में जाते ही उसका भाई उसका स्वागत करता है। वो बोलता है आज से 8 साल पहले तुम आए थे जब तुम प्रेग्नेंट थे और आज अब आए हो, अब कौन सा खतरा पड़ा है? हनी बोलती है ना मेरा बच्चा होने वाला है अब, ना मैं जख्मी हूँ, कुछ दिनों तक रहूंगी फिर चली जाऊंगी। दूसरी जगह हम देखते हैं हनी लूडो चौको एक साथ मिल चुके थे लूडो के अड्डे पे जो कि चोर बाजार से लिए हुए सामानों से पूरा हाईटेक बन चुका था। फिर हमको 1992 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉक्टर रघु को देखने वाले हैं। हनी के दिए गए कोऑर्डिनेट से आज वो किसी के साथ मिलेंगे, कुछ टेक उनसे लेंगे और जूनी और शान को वो सौंप देंगे। जूनी और शान के एजेंट भी तैनात थे पर थोड़ा बड़े रिंग के रेडियस में। उसी जगह हम हनी चौको को भी देखते हैं, उसके साथ केडी भी होता है जो कि नजर गड़ाए बैठे हुए थे डॉक्टर रघु पे। उनको भी वो टेक चाहिए और गाड़ी के अंदर लूडो और हनी बैठे हुए होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे थे। फिर हम देखते हैं डॉक्टर रघु उस साइंटिस्ट से मिलता है और वो साइंटिस्ट उनको सौंपता है एक शान का कैसेट जो कि शान मूवी का होता है और उसी के अंदर होता है अरमाडा जो कि हाईटेक डिवाइस होता है जिससे ही पूरा सैटेलाइट ट्रैकिंग होता है। ये भी वन ऑफ द साइंटिस्ट होता है जो कि डॉक्टर रघु के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। डॉक्टर रघु बाहर निकलते ही एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जो कि जूनी बोलती है कि वो जब तक होटल में नहीं पहुंचे उनके पास कोई नहीं जाएगा। वो लोग भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं और इसी के साथ बनी भी होता है। बनी उधर चलने वाले प्रोटेस्टर का बोर्ड भी पकड़ लेता है और जैकेट डाल के डॉक्टर के पीछे गन तान देता है और ये बोलता है चुपचाप चलो मेरे पास गन है और सीधा लेके जाता है मेट्रो स्टेशन। और जूनी के लोग भी तब तैनात हो जाते हैं, बनी के पीछे वो भी भागते हैं। पर ये प्लान में नहीं था। बनी के सारे लोग बोल रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था हनी वैन से उतर जाती है और वो भी डॉक्टर के पीछे भागती है और रास्ते में शान को दिख जाती है हनी। वो हनी के पीछे जाता है पर हनी उसको नॉकडाउन कर देता है, उसके पैरों में गोली चला देता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं हनी डॉक्टर को ले जाके ट्रेन से दूसरे मेट्रो स्टेशन में लेके चला जाता है और डॉक्टर से वो चिप ले लेता है मतलब अरमाडा। और लेने के बाद डॉक्टर को वो छोड़ देता है। छोड़ के जब वो बाहर निकलने वाला होता है तब केडी बोलता है तुमने पूरा काम खत्म किया ना? हनी बोलता है हाँ मैंने काम खत्म कर दिया, मेरे पास अरमाडा है। तब हम देखते हैं कि लाइन पे बाबा भी होते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर जिंदा है अभी। हनी बोलता है उनसे हमको कोई खतरा नहीं। तब बाबा बोलते हैं
प्रोटोकॉल किया था उनको खत्म करो। हनी तब बाबा को ना नहीं कर पाता, वो गन लेके जाता है और डॉक्टर को टेक डाउन कर देता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं चौक और केडी जाते हैं, वो दूसरा साइंटिस्ट जिसने अर्माडा दिया था डॉक्टर को, उसको भी खत्म कर देता है। डॉक्टर को खत्म करते हुए बनी को देख लिया था हनी ने, उसका दिल टूट गया था, उसको लगने लगा था कि वो गलत लोगों के साथ काम कर रही है। फिर हम देखते हैं कि बाबा को अर्माडा मिल चुका था और देखते हैं कि बाबा किसी के साथ तो कुछ डील कर रहे होते हैं। और दूसरी जगह हम जूनी को देखते हैं जो कि शान के ऊपर चिल्ला रही होती है। दोनों डॉक्टर्स मारे गए, हमारे पास से अर्माडा भी चला गया। दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं जो कि राही से मिलता है और बताता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने बताया था कि तुम डॉक्टर को नहीं मारोगे। राही तब बोलता है कि बाबा के ऑर्डर्स थे। वो बोलती है कि बाबा के ऑर्डर सही है या गलत है ये तुमको पता है। ये सब कुछ बहसबाजी में उन दोनों के बीच डर्टी झगड़ा हो जाता है। बनी बोलता है तुमको मैं टीम में लाया था और आज मैं बोल रहा हूँ तुम टीम से बाहर हो, तुम फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ये सब कुछ सुनने के बाद हनी सीधा चली जाती है जूनी और शान के पास जो कि सीटाडेल के लिए काम करते हैं। उधर जाते ही वो ऑफर देती है कि मैं तुमको अर्माडा तक पहुंचा सकती हूँ। मुझे लगता है कि अर्माडा सही हाथ में नहीं है। तभी जूनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था हनी के ऊपर भरोसा करने के अलावा। फिर से हम देखते हैं कि बेस में मीटिंग होता है जहाँ पर हम राही, बाबा, हनी और केडी को देखते हैं। बाबा तो बोलता है हमारे पास अर्माडा आ चुका है, अब हम हमारा एक सिस्टम बनाएंगे जहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे और पूरे वर्ल्ड को सुधारेंगे। हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पर सब सही गलत हम डिसाइड करेंगे। तब राही बोलता है कि बाबा हम तो सिटाडेल को रोक रहे थे इस वेपन को यूज करने के लिए, पर हम ही यूज कर रहे हैं। तब बाबा बोलते हैं हम अच्छे लोग हैं, जैसे मैंने तुमको एक ऑर्फनेज से उठा के आज मेरा बेटा का दर्जा दिया वैसे ही मैं आगे भी अच्छा काम करूंगा। इस वेपन के साथ पूरे विश्व में शांति लाऊंगा। बनी को भी तब एकदम क्लियर हो चुका था कि वेपन गलत हाथों में पड़ चुका है। फिर से हमको प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है जहाँ पर हम हनी को देखते हैं जो कि उसके बेटी के साथ एक मूवी के कैसेट देख रही होती है और उसकी बेटी बार बार एक चीज को रिवाइंड कर रही होती है जहाँ पर उसके पापा मतलब बनी ने स्टंट किया है, वो मोटरसाइकिल वाला सीन जहाँ पर उसके शक्ल तो अच्छे से आ नहीं रहा और बार बार वो रिवाइंड करके देखने की कोशिश करती है कि उसके पापा कैसे दिखते हैं। हनी डिसाइड करती है कि इस प्ले टाइम को रोकना पड़ेगा, मतलब उनके ऊपर जो खतरा है उसको रोकना पड़ेगा और सिटाडेल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और अभी भी हनी के पास ही अर्माडा है तो हनी ने उस अर्माडे वाले कैसेट को भी अपने साथ ले जाना चाहा, पर डायना को वो अपने भाई के साथ रखना चाहती है। पर डायना भी बोलती है ये कैसेट आप मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगी, जब तक ये कैसेट मेरे पास है आपको कुछ नहीं होगा। भाई ये एजेंट की बेटी है, सोच देख रहे हो आप। और दूसरी जगह हम लूडो को देखते हैं जो कि चेक कर रहा होता है बाबा के डेटाबेस से। बाबा के डेटाबेस से मिलता है सिटाडेल के एक नंबर से वो हमेशा बात करते हैं और जब भी इस नंबर से बातचीत होता है कोई ना कोई हलचल जरूर होता है। लूडो बोलता है सिटाडेल के डिस्पैच सेंटर से हमको पूरा कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है कि हनी किसके साथ सिटाडेल में कांटेक्ट करेगा और ये कॉल बाबा के पास कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर वो लोग सिटाडेल के डिस्पैच सेंटर में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही खुफिया होता है। हनी बोलता है हम लोग डायरेक्ट हमला करेंगे, ज्यादातर टेकीज लोग होंगे, पहले तो उनको बेहोश करेंगे और वो लोग एक्शन मोड पर लग जाते हैं। पहले तो वो स्प्रे गन फेंकते हैं, पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है, लोग तो उधर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं, उन लोगों को बांधने के बाद लूडो चेक करता है डेटाबेस पर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ लोगों को होश आ रहा था, उनको चौका संभालता है। फिर हम देखते हैं कि हनी कांटेक्ट करता है, वो और किसी को नहीं, वो कांटेक्ट करता है शान को और ये बोलता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए और तुम लोगों को जो चाहिए वो मेरे पास है, अर्माडा अभी भी वो है। फिर से हमको 1992 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग देश छोड़ने वाले थे। बाबा के पास था अर्माडा और उस गाड़ी में हनी बनी दोनों ही थे। गाड़ी में बैठते ही हनी ने ट्रक का लोकेशन ऑन कर दिया था, जिससे सिटाडेल के लोगों को पता चल चुका था कि एग्जैक्ट कौन से वाले गाड़ी में अर्माडा है और उसी के साथ शान को भी। उन लोगों की कॉनवॉय एक तरफ से जा रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से रास्ते के बीचों बीच सेम दिखने वाला कॉनवॉय और हो जाता है जो कि और किसी का नहीं सिटाडेल का होता है और फिर फायरिंग शुरू होता है एक दूसरे को चेजिंग करने की। धीरे धीरे बाबा के सारे गाड़ी ब्लॉक हो चुके थे। केडी और हनी कोशिश कर रहे थे बाबा को कैसे भी सेफली इधर से लेके चले जाए। फिर शान उन लोगों को ब्लॉक कर लेता है और पूरा घिराव बना लेता है। इस बीच बाबा को हनी के ऊपर शक हो जाता है, पर बहुत देर हो चुका था। बनी पीछे से दरवाजे से निकल जाता है अर्माडा को लेते हुए और बाबा जब हनी के ऊपर गोली चलाने के लिए जाता है तब बनी उसे रोक देता है। बाबा फिर बनी को बहुत थप्पड़ मारता और ये बोलते हुए मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अपना परिवार बसाना चाहता है, ये तेरा परिवार नहीं है, तूने आज क्या किया तुझे भी पता नहीं, मेरे आंखों के सामने से चला जाने तो मैं तुझे भी मार दूंगा। फिर बाबा का गाड़ी ब्लास्ट होता है पर बनी उनको बचा लेता है। बनी अभी भी बाबा से बहुत प्यार करता है। बाबा को बचा लेने के बाद वो जाता है सीधा हनी के पीछे और हनी के ऊपर गन तान देता है, ये बोलते हुए ये तुम क्या कर रहे हो, बाबा का भरोसा मैं नहीं तोड़ सकता। तब हनी बोलता है तुम जो करने वाले हो उसके तुम्हारा दिल साथ दे रहा है, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो सही लोग नहीं है बनी, ये तुम्हें भी पता है, अगर तुम्हें गोली चलाना है चला दो मेरे ऊपर और हमारे बच्चे के ऊपर। हनी फिर उधर से चुपचाप चली जाती है। गाड़ी वो स्टार्ट करती है पर उसके पीछे केडी था, वो उस गाड़ी को शूट करके ब्लास्ट कर देता है।
और हनी फिर केडी के ऊपर गोली चला देता है और केडी सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर हम बाबा को देखते हैं जिसको कि अरेस्ट कर लिया जाता है सिटाडेल के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि बाबा से मिलने के लिए आती है जूनी और बोलती है तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। पहले तुम सिटाडेल के लिए काम करते थे, तुमने सिटाडेल के बॉस को मार डाला, मेरे पति को तुमने मार डाला जो कि खुद सिटाडेल के लिए पहले काम करता था। उसने सिटाडेल छोड़ने के बाद खुद का एक एजेंसी खोल दिया और अब वो अर्माडा के साथ पूरी दुनिया में दहशत मचाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अर्माडा किधर है? तो वो बोलते हैं कि अर्माडा तो मेरे पास भी नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो जगह हम हनी को देखते हैं जो कि शान को बोली थी प्रोटेक्शन के लिए। शान ने उसको कोऑर्डिनेट्स भी भेजा, पर जब हनी कोऑर्डिनेट्स पे जाती है उसे और कोई नहीं, उसे मिलता है बनी, वो भी गन्स के साथ। तो लगता है कि बनी उसको मारने के लिए आया है, पर ऐसा नहीं था। बनी के साथ उसका हाथापाई होता है, पर बनी आखिर में उसे समझाता है सिटाडेल में एक मॉल है, तुम जो इधर आए हो उन लोगों को पता चल चुका है, तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है। और आखिर में राही के ऊपर हनी भरोसा करती है और उसके साथ जाती है। फिर वो लोग पहुंचते हैं फिर इन लोगों के अड्डे में जहाँ पर लूडो और चौको भी पहले से थे। उन लोगों से मिलने के बाद वो फिर से एक्सेस डेटा ट्राई करते हैं। ये खबर किसके पास जा रहा है कि हनी ने सिटाडेल से मदद मांगी है और एक नंबर पे ये खबर जाता है। और नंबर से जब डेटा निकालने की कोशिश करते हैं और वो नंबर जिस किसी का भी है वो देखने के बाद ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फोटोज वगैरह देखने के बाद वो अपना प्लान बनाते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हनी और राही जगर रहे होते हैं। राही बोलता है मुझे 8 साल में लगने लगा था कि तुम मर चुके हो, पर कभी कभी ऐसा एहसास होता था कि तुम सही हो, तुमको मैंने ट्रेन किया है, तुम ऐसे मर नहीं सकते, तुम इतने सालों से क्यों छुपे रहे। तब हनी बोलती है तुम्हारा पूरा दुनिया तुम्हारे बाबा थे, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। राही फिर बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे फैमिली से। अगर मैं बाबा के हर एक ऑर्डर को मानता तो उस दिन मेरी गोली नहीं चूकती, तुमको मैं गोली मार देता। तुम मेरे लिए मैटर करते हो हनी। जब मैं छोटा था सही गलत समझाने वाला कोई नहीं था। ऑर्फनेज से उठा के उन्होंने मुझे सब कुछ ट्रेनिंग दिया, उनके साथ काम करने दिया। मुझे लगने लगा था कि वो मेरे अपने हैं। सही गलत भूल चुका था, वफादारी होती ऐसी चीज है, पर मैंने मेरे परिवार को चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। फिर उन दोनों अपने बेटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हानि बोलती है वो बड़ी होकर एजेंट बनना चाहती है। वो बोलती है मुझे पापा की तरह बनना है, जैसे पापा ने आपको सिखाया आप मुझे सिखाओगे। उसको 4 लैंग्वेज आते हैं, कराटे वगैरह भी अच्छे से कर लेती है। अब उसका नया शौक है कि वो गन चलाना सीखेगी। मैंने अगर नहीं सिखाया वो खुद सीख लेगी। फिर से हमको सिटाडेल के जेल दिखाया जाता है, पर इस बार 1999 का, जहाँ पर हम बाबा को देखते हैं जो कि जूनी के सामने होता है और बोलता है मैं मेरा मकसद नहीं भूला, मेरी भाई की प्रॉमिस मैं रख रहा हूँ। हम दोनों का एक सपना था, हमारा खुद का एजेंसी। और लोग बोलते हैं कि मैंने मेरे भाई को मारा है। जूनी मैंने मेरे भाई को नहीं मारा, वो मारा जा चुका था, पर सब ब्लेम आया मेरे ऊपर जो कि सिटाडेल ने डाला था। मैं मेरी बेगुनाही प्रूव भी नहीं कर सका। हम तीनों एक परिवार थे, हम लोग बेस्ट एजेंट्स थे। तुम्हें लगता है मैं मारूंगा उसको? भले वो तुम्हारा पति हो, पर उससे पहले वो मेरा भाई था। उसका जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा, भले इसके लिए तुम मुझे ट्रेटर बोलो या कुछ भी, मैं वो पूरा करके रहूंगा। इधर हम जूनी को देखते हैं जो कि थोड़ा नरम पर रही होती है। अब आप समझ पा रहे हो कौन कोऑर्डिनेट्स लीक कर रहा था कि हनी जिंदा है, मतलब जूनी इसके साथ मिल चुका है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये भी जेल से छूट जाता है और ये फिर से एक्टिव हो जाता है अपनी टीम के साथ। फिर हम हनी को देखते हैं जो कि शान से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है और प्रूफ भी दे देती है कि जूनी मिला हुआ है बाबा के साथ। फिर से प्रेजेंट डे में हम बाबा को देखते हैं जो कि अब एक अनाथालय में है और फिर से एक बच्चे को वही ब्रेन वॉश कर रहा होता है, देश के लिए लड़ो, एक बड़े मकसद के लिए लड़ो वगैरह वगैरह। तब उधर पहुंच जाता है हनी और बोलता है अब फिर से वो टेक्निक आजमा रहे हो जो कभी फेल नहीं होता, अनाथ बच्चों को उठाना, उनका भरोसा जीतना, और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबा अपने लोगों को उधर से जाने के लिए बोलते हैं और हनी के साथ अकेले में बात करते हैं। दूसरी जगह हम शान को देखते हैं जो कि एविडेंस और अपने लोगों के साथ आ चुका था, जो कि जूनी को बोलती है कि तुमको हायर अथॉरिटी बुला रहे हैं, अपना डेस्क अभी छोड़ दो। दूसरी जगह हम राही को देखते हैं जो कि बाबा से बोल रहे होते हैं अब हनी के पीछे और मेरी बेटी के पीछे लोग भेजे उनको मारने के लिए। आप बोलते हो हमेशा कि आप मुझे बेटे मानते हो, अपने जान पे खेल के आपको मैंने बचाया है, सही गलत की समझ होते हुए भी मैंने आपका साथ दिया है। आपको अर्माडा चाहिए ना, ये लो अर्माडा, मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। और जब अर्माडा लेने के लिए बाबा आगे बढ़ते हैं, बनी उसको शूट कर देता है। अर्माडा डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ बाबा को बहुत गुस्सा आता है और हनी को वो 2 थप्पड़ लगा देते हैं और ये बोलते हैं तूने ये क्या कर दिया, ये तुझे भी नहीं पता, हम दोनों मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते थे, देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर वगैरह को कठपुतलियों की तरह नचा सकते थे, तूने सारे सपने पे पानी फेर दिया। बनी तब बोलता है ये आपका सपना है, ये मेरा सपना नहीं है और आपके पास अब कोई वजह नहीं है हम लोगों के पीछे आने का। बाबा तब बोलते हैं अब तू क्या करेगा, मुझे मारेगा? बनी बोलता है आपको मारने की ख्याल कभी दिमाग में मेरा नहीं आया, आप भी मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो अगर मुझे बेटा मानते हो तो। और वो गन लेके चुपचाप उधर से चला जाता है, बाबा को कुछ भी नहीं करता। दूसरी जगह हम केडी को देखते हैं जो कि चाको के घर में गया था पूछताछ करने के लिए। पहले तो उसका दोस्त वो बताता है, उसकी बीवी के साथ अच्छे से बात करता है और चाय मांगने के बहाने से
उसको किचन में भेज देता है और वो केडी के घर से डॉक्यूमेंट ढूंढने की कोशिश करता है, लूडो के परिवार के बारे में कुछ पता चले और हनी किधर है उसके बारे में भी। इसको पहले मिशन मिला था कि सबको टेक डाउन करना है, पर चाको की वाइफ उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेता है और आपको तो पता है उसका अंजाम क्या हो सकता है। चाको का बेटा भी बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है। फिर हम देखते कि केडी को कॉल आता है उसके भाई का। वो बोलता है कि हमको हनी का लोकेशन मिल चुका है, पर बाबा ने बोल दिया है कि उनको छोड़ देने के लिए। तब केडी बोलता है कि बाबा कमजोर पड़ चुके हैं, मुझको इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुझको अगर साथ देना है तो आ सकता है। तो उसका भाई बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम चलेंगे हनी के लोकेशन पे। पहले केडी और उसके लोग जाते हैं लूडो के अड्डे पे, पर लूडो ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसने बनी को भी मैसेज भेज दिया था कि ये लोग एक्टिव हो चुके हैं, तुम्हारे पीछे ये लोग आने वाले हैं। हनी और बनी को पूरा मैसेज मिल चुका होता है। ये दोनों पहले तो अपने बेटी से मिलते हैं। पहले तो हनी बताती है कि यही तुम्हारे पापा है राही, और मैं उसे प्यार से बनी बुलाती हूँ। बनी बोलती है कि अभी भी प्ले टाइम चल रहा होता है। बनी तब अपने बच्चे को गले लगाते हुए बोलता है कि बेटा आज सारा प्ले टाइम हम खत्म कर देंगे, इसके बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक पापा की कमी हमेशा इस बच्ची को महसूस होती थी। उसने इससे पहले किसी को हग नहीं किया था, आज उसके पापा को उसने हग किया। ये देख के हनी भी थोड़ा भावुक हो चुकी थी। फिर हम देखते कि केडी को कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे कि हनी अब किधर है। वो अपने टीम को लेके पहुंच जाते उधर। दूसरी जगह हनी ने नाडिया को उसके भाई के साथ छोड़ा था और ये दोनों निकल जाते एक्शन करने के लिए। घमासान फाइट होता है, ऐसे गन चलते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ब्रूटल फाइट चल रहा था। हनी के ऊपर शॉटगन से भी फायर होता है, फिर भी वो स्टेबल थी। और इस हाथापाई में हम देखते हैं कि केडी का भाई मर चुका होता है और हनी और राही अपने बच्चे को लेके गाड़ी से निकल चुके होते हैं। पर केडी उनका पीछा नहीं छोड़ता, अपने भाई का बदला उसे लेना ही था। केडी जब उन लोगों का पीछा कर रहा होता है तब बनी के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बनी बोलता है किसी एक को रुक के उन लोगों को रोकना पड़ेगा, अभी हमारे लिए नाडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं उन लोगों को रोकता हूँ, तुम नाडिया को लेके जाओ, मेरे बिना तुम उसे पाल लोगी अगर मुझे कुछ हो जाता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल था क्योंकि बच्ची को भी बचाना था और इन दोनों को भी एक साथ रहना था, पर किसी एक को तो चुनना था। हनी तब बच्चे को लेकर चली जाती है और बनी उधर रुकता है केडी से फाइट करने के लिए। केडी आते ही उन दोनों में फाइट होता है और उन दोनों एक दूसरे को गोली मार के धराशायी कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा जान दोनों में ही बचा हुआ होता है और एक दूसरे से एक दोनों सामने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। हनी तब बोलता है बाबा के झांसे में तू भी आ गया, मैं भी तेरे तरह ही था पहले, तुझको बाबा ने अपने हाथ का चिकन जरूर खिलाया होगा, तू भी माजी से मिला होगा, माजी जो कि हर कुछ टाइम में बदल जाती है, वो भी उनका एक फेक ही दुनिया है और तू मेरा दुश्मन नहीं है, तुझको उन्होंने मेरा दुश्मन बनाया है, तुझे भी अपना परिवार चुनने का हक है। ऑब्वियसली तुझको उन्होंने बताया होगा कि तेरा परिवार सिर्फ वो है, जो बातें वो पहले मुझसे बोला करते थे वो आज तुझसे बोलेंगे, तेरे जाने के बाद किसी और से। हम लोग सिर्फ उनके लिए एक मोहर है, एक जाएगा तो कोई और आएगा। सही गलत का फर्क तुझे भी पता है केडी, मुझे मेरे परिवार के साथ जाना है। केडी को भी तब रियलाइजेशन होता है कि जो कुछ पैटर्न उसके साथ हो रहा है ये सब कुछ पहले बनी के साथ हो चुका है। फिर केडी के वॉकी टॉकी में आता है कि 10 मिनट में हम बैकअप भेज रहे हैं। वो बनी से बोलता है तेरे पास 10 मिनट है, अपने परिवार के पास लौट जा। बनी तब बोलता है 10 मिनट में तो मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, पर इनको जरूर रोक पाऊंगा कि मेरे परिवार दूर भाग पाए। फिर हम देखते वो आइकॉनिक सीन जहाँ पर कैमरा पूरा रोल ऑन हो रहा है और बनी के हाथ में गन होता है और सामने से कॉनबॉय आ रहा है उसको खत्म करने के लिए। और दूसरी जगह हम नाडिया को देखते हैं जो कि अपने पापा के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो जिंदा बच जाए और उनके पास लौट आए। इसी के साथ सिटाडेल हनी बनी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है सारे एपिसोड का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे गाइस, चैनल का रीच थोड़ा डाउन चल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट जरूर करिए। रुकिए आप लोग जाइएगा मत, आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है, एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। आप खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से, पर कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या OTT सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।